Hello students. So next topic is EMF and terminal potential difference of cell. सेल के इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जैसे ये एक लोड है और यहाँ में सेल का ये सिंबल होता है, ये प्लस और ये माइनस। और दूसरा जैसे हमने ये देखा था कि एक चैन होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, पूरी एक चैन होती है ऐसे। और उसमें यहाँ पे हमने जैसे सोर्स लगा है, कोई भी सोर्स जो चैन को घुमाता है, ठीक है, साइकिल में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। और यहाँ पे जैसे कोई भी लोड हमने दे दिया सर्किट की तरह, जैसे ये सोर्स हो गया और यहाँ से ये चैन घूमे, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक चैन जाएगी और वो चैन लोड में से पास। लोड क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फैन, बल्ब, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से वो काम करके इसमें से जाएगी ऐसे। अब सेल के अंदर हमने देखा था कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट से ही हमें एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमने H2SO4 लिया था, इसमें वो H2SO4 में टूट रहा था और जिंक के साथ कंबाइन हो रहा था, ठीक है। वो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। ये कॉपर प्लेट हमने दी थी, ये जैसे हमने कर दी थी कनेक्ट, ये लोड, ये की। अब उसमें हमने देखा था कि 2H तो आ रहा था इस साइड और SO4 जा रहा था इस साइड, और ये जिंक था और ये कॉपर। तो अब जैसे हम पढ़ेंगे EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, तो उसमें हमने देखा था कि जैसे EMF क्या है। EMF की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव मतलब उनका मोशन के लिए जो फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे देखो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसे मूव कर। तो फोर्स कब लगेगा, जब इसके पास एनर्जी होगी। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है सारे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते, कब मूव करते हैं, जब ये सोर्स क्या लगाता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है। और ये सोर्स का फोर्स लगाएगा जब उसके पास एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये नहीं कि इसके डेफिनेशन फोर्स आएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एनर्जी होती है। अब देखो इसमें ये तो टर्मिनल हो गए, ये टर्मिनल जैसे पॉजिटिव टर्मिनल और ये टर्मिनल है नेगेटिव इसमें। तो इसमें कंप्लीट साइकिल में जैसे चार्ज है, वो चार्ज हमने यहाँ से लिया और कंप्लीट साइकिल में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। मतलब इसमें कंप्लीट साइकिल में जब जाएगा तो जितना वर्क डन होगा उसी क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखो एक्चुअल में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ये यहाँ से चला, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन कौन साइड जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू करंट होते हैं। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला ऐसे, ये ऐसे चल के और फिर ये ऐसे यहीं पे आ गया। तो इसके ऊपर जितना वर्क डन होगा उसी को EMF बोलते हैं। तो EMF क्या होती है, वर्क डन ऑन मूविंग ए यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज यहाँ से चला और ये यहीं आ गया। तो 1 कूलम चार्ज एक कंप्लीट साइकिल में चलने के लिए जितनी एनर्जी उसकी लगती है, जब वर्क डन खर्च होता है, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये नहीं फोर्स है। ये फोर्स इसलिए क्योंकि फोर्स तभी लगेगा जब एनर्जी होगी। तो वर्क डन यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल में चलने के लिए जितना वर्क डन चाहिए। तो इसमें देखो ये तो है, ये पूरा ये तो है इंटरनल सर्किट, क्योंकि सेल के अंदर का होता है, जो हमें नहीं दिखता। ये हमें तो क्या दिखते हैं, ये टर्मिनल दिखते हैं। जैसे कोई भी हम लेते हैं, सेल लेते हैं, तो हम देखते हैं जैसे वो लेंगे सेल, तो उसमें एक टर्मिनल होता है आगे और एक पीछे होता है टर्मिनल, ठीक है। बैटरी, जैसे हमने इन्वर्टर की बैटरी देखी तो उसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हम अंदर का नहीं देख पाते क्या है उसमें। तो ये इंटरनल सर्किट है और ये एक्सटर्नल सर्किट है। अब इसमें EMF तो क्या होगा, पहले तो EMF की दिखते हैं डेफिनेशन। तो EMF की मैंने बताई जैसे यूनिट चार्ज को, जैसे पीछे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि यूनिट चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आते हैं, तो जितना वर्क डन करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक कंप्लीट साइकिल में एक यूनिट चार्ज को जब मूव करवाएंगे
मूव करवाने के लिए यहाँ पे कौन है, मूव कराने के लिए एनर्जी खर्च हो रही, तो जो जितनी एनर्जी खर्च होगी, जितना वर्क डन होगा, उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो लिखो इसमें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit charge, in moving a unit charge through one complete cycle of a electric circuit। मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसमें कंप्लीट साइकिल, एक चक्कर करने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, और किस पे वर्क डन, यूनिट चार्ज पे। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज, तो उसको क्या कहेंगे, ईएमएफ। ठीक है, इसको हम करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ई। देखो ये वो ई नहीं है, एक तो ई हमने ऐसे यूज किया था, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ऐसे इसमें नहीं बनाएंगे, ये कर्व शेप में बनाएंगे ये। ठीक है, वो जो था कॉर्नर उसमें दिखते वो थे, वो हमने यूज करें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इसको हम करते हैं डिनोट ई से। अब ये है वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। तो पिक्चर में ये पढ़ा था, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होती है, पोटेंशियल, और उसकी यूनिट क्या थी, वोल्ट, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट। इट्स यूनिट इज वोल्ट, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी, क्योंकि वो क्या, देखो इसमें क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, और उसमें क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन वर्क डन यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए। जैसे क्यू चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन क्या, डब्ल्यू तो एक चार्ज करना, यूनिट चार्ज करने के लिए कितना, डब्ल्यू अपॉन क्यू, वो होती पोटेंशियल, और पोटेंशियल यूनिट क्या थी, वोल्ट, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या होगा, जहाँ से स्टार्ट हुए, एक कूलम चार्ज हमने जहाँ से स्टार्ट किया और फिर वो वहीं पे आ गए एक चक्कर लगा के, तो जितना काम किया वही क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब आता है दूसरा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इसमें नाम से पता चल रहा है इसमें टर्मिनल, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें यहाँ से, जैसे ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल हमें दिख रहा है, ये टर्मिनल, क्योंकि हम जो तार लगाते हैं लोड का, वो तार लगाते हैं बाहर, उस पर लगाते हैं, बैटरी के अंदर से थोड़ी लगाते हैं तार, हम तो जब बाहर जो टर्मिनल देखें उन पर तार लगाते हैं। तो टर्मिनल टू टर्मिनल एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क डन होता है उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इस टर्मिनल का ये लगा दो, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, तो ये टर्मिनल से ये टर्मिनल तक आएगा, जितना वर्क डन होगा उसको क्या कहेंगे हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a unit charge from one terminal to another terminal। ऑफ ए सेल और बैटरी, एक सेल या बैटरी है, उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने में जितना वर्क खर्च होगा, तो किस में वर्क होगा खर्च ज़्यादा, ईएमएफ में, टर्मिनल ईएमएफ में क्या था, ये अंदर का भी था, इसमें क्या है, बाहर से ये टर्मिनल चले और दूसरे टर्मिनल पहुंच गए, तो कंप्लीट साइकिल नहीं हुई, तो इसमें कम खर्च होगा वर्क डन, और इसमें क्या है, इसमें पूरा का पूरा एक साइकिल मूव करना पड़ेगा। तो ईएमएफ क्या होती है, इससे टर्मिनल पोटेंशियल से ज़्यादा होगी इसमें। ठीक है, इसमें वही आ रहा वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट। इसको V से करते डिनोट, जैसे जो करते थे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, वही है, इट्स यूनिट आल्सो वोल्ट। तो ये ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। देखो अब इसमें जैसे हमने देखा था कि ये हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे सेल के ऊपर लिखा होता है कि 1.5 वोल्ट का सेल है या 3 वोल्ट का सेल है, 6 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी तो क्या बनती है, सेल के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब जैसे 1.5 वोल्ट का है तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या कर रहा है, एक बार जैसे इसमें क्या था SO4 जो चारों हो रही थी रिएक्शन, पहले क्या था उसमें
H2SO4 टूट गया, फिर SO4 वो जिंक के पास हो गया कलेक्ट, और जिंक के इलेक्ट्रॉन वो बाहर जाने के लिए हो गए इकट्ठे, वो फिर सर्किट कंप्लीट करते ही क्या होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। उसके बाद बाहर जाने के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे गए, जिंक आयन बन गया, जिंक आयन SO4 को खींच लेगा, जैसे ही SO4 को खींचेगा एनर्जी हमें मिलेगी, वो एनर्जी यूज होती है इसमें। तो वो जो एनर्जी यूज होती है, एनर्जी वो यूज होती है वर्क डन में, वही एनर्जी यूज होती है ये वर्क डन में। किसके वर्क डन? चार्ज को मूव करवाने का। तो अब किसी सेल में जैसे 1.5 वोल्ट होता है लिखा, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक कंप्लीट साइकिल में 1.5 वोल्ट हमें काम करके देगा एक सिंगल चार्ज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये क्या वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज है। तो जैसे 1.5, अब हमें चाहिए 3 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज करें। यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया ऐसे, जिससे हर चार्ज को एक यूनिट चार्ज को एनर्जी मिली 0.1 वोल्ट, ठीक है। फिर हमने दूसरा यूज़ किया तो 0.5 मिली उससे, तीसरा यूज़ किया उससे मिली हमने 1 वोल्ट मिली, और चौथा यूज़ किया तो उससे मिली 1.5 वोल्ट। तो हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जिससे हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ऐसे जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं सेल, और सब में इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग होते हैं। जैसे जो घड़ी के अंदर सेल होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, टॉर्च के अंदर डालते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। और इन्वर्टर की बैटरी अलग होती है उसके अंदर सेल अलग होते हैं। तो ये सेल अलग इसलिए क्योंकि सब में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से हमें अलग अलग एनर्जी मिलती है, और उसी बेस पे हम जैसे उसको बोल देते हैं कि इस सेल की पोटेंशियल 1.5 वोल्ट या EMF 1.5 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। अब हमें जैसे 1.5 से ज़्यादा चाहिए, तो हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे जो 1.5 से दे ज़्यादा, लेकिन हमें नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे 1.5 का हमने 4 जोड़ दी तो हमें कितना मिल गया, 6 वोल्ट मिल गया, ठीक है। ऐसे ही 6 जोड़ दी तो फिर उसमें 12 वोल्ट मिल जाएगा, 9 वोल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे 1.5 वोल्ट का सेल, 1 वोल्ट का सेल, तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग यूज होते हैं, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे H2SO4 है तो वो SO4 से एनर्जी हमें मिलती है। अब जैसे कई के अंदर इलेक्ट्रोलाइट PbSO4 यूज होता है, तो उसके अंदर जैसे लेड ऑक्साइड से एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। तो काफ़ी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है जिसके बेसिस पे सेल अलग अलग होते हैं। 1.5 वोल्ट का सेल हो गया, 1 वोल्ट का हो गया, 2 वोल्ट का हो गया, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब इन दोनों का क्या रिलेशन है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ये सिंबल होता है सेल का। अब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसके बारे में हम पढ़ चुके, और ये टर्मिनल हमें मिल गया। जैसे ये टर्मिनल जैसे सेल के बाहर मिलते हैं, और ये सब अंदर का होता है। तो EMF होगी E, और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R, और ये यहाँ पे हम कोई ना कोई इसमें जो लगाते हैं, लोड लगाते हैं, वो है टर्मिनल। तो यहाँ टर्मिनल से हमने एक तार लिया और यहाँ एक लोड लगा दिया, ये लोड जैसे मैंने बताया कुछ भी हो सकता है। इसका जो रेजिस्टेंस हो R है, तो यहाँ पे E क्या है, EMF है, ये तो हो गया EMF, और स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसमें कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब ये बाहर का पार्ट हो गया सर्किट के बाहर का, जो हमें दिखता है, और ये अंदर का पार्ट हो गया सेल के अंदर। अब इससे जैसे करंट क्या है, इससे I, ये है, ये सिचुएशन है ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जो हमारे सिलेबस में, ठीक है। वैसे हमें चार्जिंग वाला नहीं पढ़ना। तो ये मतलब डिस्चार्ज हो रहा है सेल उस टाइम की सिचुएशन, तो सेल से ये करंट गया I, और ये I ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखते हैं करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू, करंट इन द सर्किट, करंट इन सर्किट I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है इसका, EMF, E है, अपॉन R कितना हो गया, R प्लस R, क्योंकि टोटल जो ये रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और इसकी वोल्टेज कितनी है, EMF, E है, तो E अपॉन R प्लस R। तो I की वैल्यू ये आ गई, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू IR प्लस I इंटू R।
अब हम यहाँ निकालेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। तो ये V, अब देखो टर्मिनल, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल, तो इस टर्मिनल से ये जुड़ा है रेजिस्टेंस, या टर्मिनल के बीच तो ये जुड़ा है रेजिस्टेंस। क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है कि बाहर जो है सर्किट उसमें से करंट फ्लो होता है। अभी हमने पढ़ा टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, टर्मिनल टू टर्मिनल, तो उसमें बाहर का ही आएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो वो कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर। तो I और R कौन सा यूज होगा, बाहर वाला यूज होगा, तो I इंटू आर। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा E इज इक्वल टू आई आर की जगह क्या पुट कर देंगे हम, V पुट कर देंगे, ये आगे V इज इक्वल टू आई आर। तो आई आर की जगह तो V हो जाएगा प्लस आई आर, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E माइनस आई आर, ये आएगा फॉर्मूला। तो ये है रिलेशन किसकी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की और EMF की। ये डिस्चार्जिंग के टाइम मिली है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफ़ी जगह काम आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, काफ़ी जगह काम आएगी ये इसमें रिलेशन, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो अब इसमें देखो V बड़ा है या E बड़ा है, तो इसमें V है, V इसमें छोटा है E से, क्यों, क्योंकि E में से कुछ माइनस हो रहा है, तब हमें वो मिल रहा है, V मिल रहा है, ठीक है। तो V इज लेस देन E, कब, डिस्चार्ज में। अब इसमें अगर ये स्पेशल केसेस ये भी काम आएगा, ये आगे पोटेंशियोमीटर जब पढ़ेंगे कि अगर हम I की वैल्यू कर दें 0, इफ I इज इक्वल टू 0 देन V इज इक्वल टू E, ठीक है। ये भी इसमें ध्यान रखना है, ये कब यूज होगा, क्योंकि देखो हम EMF को तो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि EMF मेजर कब होगी, जब सेल के अंदर से हमने कोई इंटरनल रेजिस्टेंस यूज ना हो। तो इसका मतलब ये हो गया अंदर से तो जोड़ नहीं सकते हम किसी चीज़ को, क्योंकि हम बाहर जो टर्मिनल है उसी से हम किसी ना किसी लोड को जोड़ेंगे, तो अंदर तो पता ही नहीं कितनी EMF है, तो वो EMF हम कैसे निकालते कि इसमें करंट को कर देते 0 और उस टाइम V इक्वल टू हो जाता है। और V मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस है, आगे पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, तो उसमें काम आएगा ये कि करंट जब हो जाएगा 0 तो उस टाइम EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाती है। तो ये रिलेशन हो गया EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग का ये इसमें और ध्यान रखना है। अब चार्जिंग का है नहीं है, मतलब अगर चार्जिंग का भी अगर हम लेंगे तो उसमें आ जाएगा V इक्वल टू E प्लस आई आर, क्योंकि उसमें क्या होता है चार्जिंग में प्लस इसलिए आता है, देखो उसमें चार्जिंग में ये होता है कि जो सेल जैसे 5 वोल्ट का, तो उसको चार्ज करने के लिए हमें 5 वोल्ट से ज़्यादा की बैटरी उसमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए उसमें टर्मिनल पोटेंशियल जो डिफरेंस हो अप्लाइड जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा, सॉरी उससे कम होती है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये यूज होगा आगे पोटेंशियोमीटर से हम निकालेंगे सेल के अंदर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो सेल के अंदर की EMF, क्योंकि अंदर की EMF हम उसमें नहीं बता सकते और इंटरनल जो रेजिस्टेंस वो नहीं बता सकते, तो उसके लिए हम वो डिवाइस यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट इसमें आएगा इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर में हम ये दोनों कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें ये फॉर्मूला हो गई इंटरनल जो रेजिस्टेंस का, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे हम करते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो यहाँ से आ गया आई आर इज इक्वल टू E माइनस V, आई आर को इस साइड ले, V को उस साइड ले, तो R की वैल्यू कितनी होगी E माइनस V अपॉन I, क्योंकि हमें तो ये चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू E माइनस V, I की जगह क्या पुट कर देंगे V अपॉन R, जो है ना V इज इक्वल टू R इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अभी किया है, तो I की जगह हो गया V अपॉन R, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R चला गया ऊपर, R हो गया मल्टीप्लाई में, तो E माइनस V अपॉन V, तो R की वैल्यू आ गई R E अपॉन V माइनस V अपॉन V, तो R की वैल्यू हो जाएगी R इंटू E अपॉन V माइनस 1। तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने का। उसको वहाँ पे पोटेंशियोमीटर में हम ये E अपॉन V कैलकुलेट करेंगे और फिर पुट करेंगे वैल्यू, वो हम देखेंगे तब उसको सोल्व करेंगे तब। तो ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सेल के बारे में कंप्लीट हो गया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, जैसे सेल है तो सेल की EMF है, जैसे हमें 1.5 वोल्ट मिल गई, हमें चाहिए सर्किट में 12 वोल्ट, हमें और ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमारे सर्किट में जो लोड है
ठीक है। जैसे सेल का यूज़ कहा, जैसे कार के अंदर यूज़ होता है, तो कार की जो बैटरी है, सेल होती है, उसके अंदर सेल यूज़ करते हैं, सेल से मिला के बैटरी बनती है। तो जैसे हेडलाइट को एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उसको वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा वोल्टेज के लिए एक सेल लगाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन लगाने उसमें हमें पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जो हमने उसमें पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, तो सीरीज और कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।